हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 9। तो बेटे ये 7वीं यूनिट का वीडियो नंबर 9 है। और इससे पहले 8 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे। तो आज का देखते हैं हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे फास्फोरस के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे फास्फीन गैस, जिसका अणु सूत्र होता है PH3 और इंग्लिश में भी इसे फॉस्फीन कहते हैं। और इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद हम करेंगे अपने दोनों टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें आज पढ़ना है फास्फोरस के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। अब इस क्वेश्चन को सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर हमें तो अभी ये ही क्लियर नहीं है कि अपर रूप का क्या मतलब होता है या एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है। तो बेटे अपर रूप या एलोट्रॉप्स के बारे में आपने कक्षा 11 यानी क्लास 11th में भी पढ़ लिया है। आप पढ़ चुके हो इसके बारे में कि अपर रूप का क्या मतलब होता है। पर फिर भी बेटे मैं थोड़ी सी आपको हिंट दूंगा और ध्यान से समझेंगे सब बच्चे कि अपर रूप का क्या मतलब होता है। अपर रूप का मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई परमाणु है, किसी एक तत्व का परमाणु है, और वो परमाणु अलग अलग तरीके से जुड़कर अलग अलग प्रकार के पदार्थों का जब निर्माण करता है, तो उन सभी पदार्थों को जो भिन्न भिन्न प्रकार के हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी पदार्थों को उस एक पदार्थ का या एक तत्व का या एक परमाणु का अपर रूप कहा जाता है। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं। यदि कार्बन एक स्पेशल तरीके से जुड़ता है तो बनता है ग्रेफाइट। क्या बनता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में बेटे कार्बन ही तो है, कार्बन के अलावा तो कुछ भी नहीं है ग्रेफाइट में। और कार्बन कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग स्पेशल मैनर में आपस में जुड़ते हैं कार्बन के परमाणु, तो बनता है डायमंड यानी हीरा। तो हीरा भी तो बेटे कार्बन का ही अपर रूप है। और बेटे वो ही कार्बन जब स्पेशल मैनर में कुछ अलग तरीके से जुड़ता है तो बनता है लैंप ब्लैक। तो लैंप ब्लैक भी तो बेटे कार्बन का ही अपर रूप है। इसी तरीके से वो ही कार्बन के परमाणु जब किसी नए तरीके से आपस में जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है, जिसे आप कहते हो फुलरिन। तो फुलरिन भी तो बेटे कार्बन का अपर रूप ही है। यदि आप ग्रेफाइट को देखते हो, यदि आप डायमंड को देखते हो, यदि आप लैंप ब्लैक को देखते हो, यदि आप फुलरिन को देखते हो, तो ये सब बेटे कार्बन के ही रूप हैं। इनमें सब में कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं है, सबके अंदर कार्बन के ही परमाणु हैं। पर उन कार्बन परमाणुओं के जुड़ने का जरा तरीका अलग अलग है बेटे। और जब किसी तत्व के परमाणु विभिन्न प्रकार से जुड़कर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करते हैं ना, तो उन सभी अलग अलग जो पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, उन सभी पदार्थों को हम कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं बेटे? अपर रूप। और इस गुण को कहते हैं अपर रूपता। क्या कहते हैं बेटे? अपर रूपता कहते हैं। इसी तरीके से आप अपर रूप को इंग्लिश में कह सकते हो एलोट्रॉप, और अपर रूपों को कह सकते हो एलोट्रॉप, और अपर रूपता को कह सकते हो एलोट्रॉपी। ठीक है बेटे। तो एलोट्रॉपी और एलोट्रॉप्स का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अपर रूप का क्या मतलब होता है। और अपर रूपता वो गुण है जिसमें अपर रूप आपको दिखाई देते हैं किसी भी एक तत्व के। ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है फास्फोरस के अपर रूप या एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। तो यदि मैं फास्फोरस की बात करूं तो बेटे कार्बन की तरह ही
फास्फोरस भी अपर रूप बनाता है, और इसके मुख्य रूप से 3 अपर रूप हमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ना है श्वेत फास्फोरस या सफेद फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस। एक तो पढ़ना है श्वेत फास्फोरस जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक पढ़ना है बेटे हमें लाल फास्फोरस, और एक पढ़ना है हमें काला फास्फोरस। तो ये 3 फास्फोरस का हमें अध्ययन करना है। ये तीनों फास्फोरस के अपर रूप हैं, इस बात का सब बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटे श्वेत फास्फोरस या सफेद फास्फोरस। सफेद फास्फोरस में क्या क्या खासियत होती है उसके बारे में जरा बात कर लें। बेटे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सफेद फास्फोरस होता है ना, ये बेटे पारभासी होता है। कैसा होता है? पारभासी। क्या आप बता सकते हो कि पारभासी का मतलब क्या होता है? एक तो होती है कोई भी वस्तु पारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके 100%, और एक होती है अपारदर्शी जिसके आर पार बिल्कुल भी ना देखा जा सके, और एक होती है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है जिसके आर पार बहुत कम देखा जा सकता है, 100% नहीं देखा जा सकता, और वो अपारदर्शी भी नहीं होती है, पर थोड़ा बहुता उसके आर पार हम देख सकते हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास आपका जो नोटबुक है, नोटबुक का एक पेज लिया आपने, और नोटबुक के पेज के जब आर पार आप देखना चाहते हो तो नोटबुक के पेज के आर पार आप नहीं देख सकते हो, तो आप कहोगे कि सर नोटबुक का पेज तो अपारदर्शी है। मैं कहूंगा बिल्कुल है बेटे, अपारदर्शी है। पर जब उस नोटबुक के पेज पे आप कोई तेल लगा दोगे, जैसे सरसों के तेल में उसे भिगा दो, और सरसों के तेल में भिगाने के बाद फिर उसके आर पार देखने की कोशिश करो, तो आपको उसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि 100% आपको उसके आर पार दिखाई देने लगेगा। उसके आर पार बेटे थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा आपको। तो मैं अब ना तो उसे कह सकता हूं पारदर्शी और ना ही कह सकता हूं अपारदर्शी। अब मैं उसे कहूंगा, क्या कहूंगा बेटे? पारभासक। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? वो पारभासक है जिसे आप पारभासी भी कह सकते हो। तो श्वेत फास्फोरस या सफेद फास्फोरस की सबसे पहली खासियत यह है कि ये पारभासी होता है। और बेटे एक खासियत यह है कि सफेद मोम जैसा, सफेद रंग का मोम है, होता है ना, जो सफेद मोम जैसा ठोस होता है। एक तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सफेद फास्फोरस होता है पारभासी, और सफेद मोम जैसा क्या होता है? ठोस होता है। एक बात और बता रहा बहुत अच्छी बेटे, ये जो सफेद फास्फोरस होता है ना, ये बेटे विषैला होता है। विषैला, विषैला तो आप समझते हो, जो विष या जहर का काम करता हो, विषैला होता है। ठीक है। और बेटे विषैला होने के साथ साथ जल में अघुलनशील होता है। जल में क्या होता है? अघुलनशील। तो आप इसे जल में नहीं घोल सकते हो। पर एक बात है बेटे, परंतु कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में घुलनशील होता है। CH2 में क्या होता है बेटे? घुलनशील होता है। इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जल में तो होता है ये अघुलनशील, और कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है? घुलनशील होता है। अच्छा एक बात और बता दूं बहुत अच्छी आपको बेटे, यदि आप सफेद फास्फोरस की बात करो तो सफेद फास्फोरस बेटे अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में क्या होता है? चमकता है। सफेद फास्फोरस अंधेरे में चमकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस घटना को बेटे आप कह सकते हो रसोंस दीप्ति। इस घटना को हम कहते हैं रसोंस दीप्ति। या भौतिक विज्ञान में आपने एक चीज पढ़ी होगी, भौतिक विज्ञान में 2 टर्म्स आपने स्टडी किए होंगे, उसमें एक तो था प्रतिदीप्ति और एक होता है स्फुरदीप्ति। तो ये रसोंस दीप्ति जो है ये एक प्रकार की स्फुरदीप्ति ही है। अब प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का मतलब पता क्या होता है? इनका मतलब होता है कि मान लो आपके पास कोई भी वस्तु है
और उस वस्तु पर पड़ रही है प्रकाश की किरणें, यानी कि वो वस्तु प्रकाश में रखी हुई है। तो जब किसी वस्तु को प्रकाश में रखने पर वो वस्तु चमकती है ना, तो उस गुण को तो प्रतिदीप्ति ही कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें उसके ऊपर आपतित हुई और आपतन के पश्चात उन किरणों का हुआ है परावर्तन। तो जब किसी वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें तुरंत परावर्तित होती रहती हैं, तो वस्तु बहुत चमकदार दिखाई देती है जब उसे प्रकाश में रखा जाता है। इस गुण को तो बेटे प्रतिदीप्ति कहते हैं। ऐसा आपने भौतिक विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा। पर मान लो हमारे पास कोई वस्तु है और उस वस्तु को आपने प्रकाश में रखा है, तो वस्तु ने क्या करा कि जब उसे प्रकाश में रखा गया, उसने बहुत सारी ऊष्मा या बहुत सारी ऊर्जा या बहुत सारी प्रकाश ऊर्जा इन्हें अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं हाई एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। और जब उस स्थान पर अंधेरा होता है या फिर उस वस्तु को किसी अंधेरे जगह पर रखा जाता है, तो अंधेरे स्थान में रखने पर वो वस्तु ने जितना एनर्जी, जितना ऊष्मा, जितना प्रकाश अवशोषित किया था, उस ऊर्जा को वो निकालना प्रारंभ कर देती है प्रकाश के रूप में। तो जब आपने उसे ऊष्मा दी थी, ऊर्जा दी थी, प्रकाश दिया था, उस समय तो वस्तु बिल्कुल भी चमक नहीं रही थी। परंतु जब उस वस्तु को आपने अंधेरे कमरे में रखा है या किसी अंधेरे स्थान पे रखा है, तो उसने अपना जो ऊष्मा, जो ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया था, उस ऊर्जा को उसने उत्सर्जित करना शुरू कर दिया है। तो अंधेरे कमरे में रखने पे वो वस्तु ऊष्मा का या प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। तो इस घटना को कहते हैं स्फुरदीप्ति। क्या कहते हैं? स्फुरदीप्ति या रसोंस दीप्ति भी आप इसे कह सकते हो। तो बेटे फास्फोरस के अंदर ये खासियत, जो सफेद फास्फोरस है उसमें ये खासियत मिलती है, इस बात का ध्यान रखोगे आप। सफेद फास्फोरस में ये खासियत होती है और इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। उन बहुत सारे उदाहरणों में से मैं एक या दो बहुत बढ़िया उदाहरण आपके सामने अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। यदि आप बेटे स्टेशनरी की दुकान पर जाओगे और वहां से छोटे छोटे बच्चे खरीद के लाते हैं इस तरह के स्टार्स, इस तरह के स्टार्स छोटे छोटे मिलते हैं चिपकाने के लिए, और उन स्टार्स की खासियत यह होती है कि वे दो तरह के होते हैं। उनकी शेप ऐसी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। वे एक कागज के ऊपर इस तरह चिपके हुए होते हैं, बहुत सारे। दो तरह के स्टार होते हैं। दो तरह का मतलब ये नहीं कि एक तो स्टार जैसे होंगे, एक गोल होंगे, ऐसा नहीं है। शेप तो कुछ भी हो सकती है, पर वे दो तरह के स्टार्स होते हैं। एक तो ऐसे स्टार्स, कुछ बच्चे इन्हें स्टोन भी कहते हैं, स्टोन। एक तो ऐसे होते हैं जो दिन में चमकते हैं, प्रकाश में चमकते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि यदि आप अपने कमरे की दीवारों पे उसे चिपका दो ना, और जब तक आपका कमरे का लाइट ऑन रहेगा, जब तक तो वे बहुत कम चमकेंगे। पर जैसे ही आप रात को सोते समय अपने कमरे का, अपना रूम का लाइट ऑफ करोगे, तो उस समय ये बहुत ज्यादा चमकेंगे। तो ये जो गुण दिखाते हैं कि रोशनी में तो नहीं चमक रहे हैं, रोशनी में तो इनका काम है ऊर्जा को इकट्ठा करना, ऊर्जा को एकत्र करना और इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ले जाना। पर जैसे ही आपने कमरे का लाइट ऑफ किया, तुरंत इन्होंने क्या काम करा? ऊष्मा को या ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। तो इस घटना को बेटे स्फुरदीप्ति कहते हैं। और कुछ बच्चे इन्हें कहते हैं कि ये रेडियम है, रेडियम। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ घड़ियों की सुइयां जो हैं वो भी तो ऐसा ही करती हैं। कुछ घड़ियों की सुइयां क्या करती हैं? दिन में तो नहीं चमकती हैं, पर जब अंधेरा हो जाता है तो अंधेरे में घड़ियों की सुइयां या कुछ नंबर चमकते हैं। वो घड़ी हाथ में पहनने वाली भी हो सकती है और दीवार पे लगाने वाली भी हो सकती है। क्या आपने इन बातों को नोट नहीं किया है? उम्मीद है कि इन बातों को आपने अपने दैनिक जीवन में जरूर नोट किया होगा। बेटे वहां प्रयोग किया जाता है फास्फोरस, सफेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है ऐसी जगह पर जहां हमें किसी वस्तु को रात को चमकाना है। और इसके बैनर्स भी बनाए जाते हैं, इसके साइन बोर्ड भी बनाए जाते हैं। जब आप कहीं रोड पर निकलते हो, सड़क पर निकलते हो रात में, तो आपको साइन बोर्ड दो तरह के दिखाई देते हैं। एक तो साइन बोर्ड ऐसे होते हैं कि जब उनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो बहुत ज्यादा चमकेंगे वे, कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट, बड़े बड़े बैनर।
और एक ऐसे होते हैं कि जब तक उन पे प्रकाश पड़ेगा तो चमकेंगे, ठीक ठाक चमकेंगे, पर जैसे ही उन पे प्रकाश पड़ना बंद हो जाएगा तो वे बहुत ज्यादा चमकेंगे, अंधेरे में वे ज्यादा चमकेंगे। तो वहां भी हमने सफेद फास्फोरस का प्रयोग किया हुआ है। इस बात को बेटे आपको समझना पड़ेगा, ये व्हाइट फास्फोरस का कमाल है। और बेटे अगला जो मैं उदाहरण आपको देने वाला हूं वो शायद आपको हैरान कर देगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। क्या होता है बेटे, आपको पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता ही है, हमारी जो हड्डियां होती है ना बेटे, हड्डियों में कैल्शियम होता है और बेटे फास्फोरस भी तो होता है हड्डियों में, हड्डियों में फास्फोरस भी होता है। तो मान लो कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद उसकी जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी को हम ले जा रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो हमने एक एकांत जगह में उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया है, माने उसकी बॉडी जो डेड बॉडी थी उसको आग के हवाले कर दिया है। तो मुझे यूं बताओ कि जब उसे आप आग के हवाले करोगे, उसकी डेड बॉडी में आग लगाओगे, तो मुझे एक बात बताओ बेटे, क्या उस की हड्डियों को जो फास्फोरस है, जो हड्डियां उसकी बहुत मजबूत हैं और उनके अंदर फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, क्या वे फास्फोरस वाली हड्डियां ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेंगी? आप इस बात को सोच के देखो, जो हड्डियां बिना जले रह जाएंगी वे ऊष्मा का अवशोषण करेंगी या नहीं करेंगी जब उनके अंदर फास्फोरस है? तो आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल 100% करेंगी, अब तो हमारी समझ में आ रहा है कि वे ऊष्मा का अवशोषण करेंगी। और जब बेटे वे ऊष्मा का अवशोषण करेंगी तो क्या उन फास्फोरस के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में नहीं जाएंगे? आप कहोगे कि सर जाएंगे, बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे और किसी तरीके से वो आग बुझ जाती है, ये वो आग मान लो किसी तरीके से बुझ जाती है और अंधेरा हो रहा है बहुत ज्यादा और आग बुझ चुकी है, तो वो जो फास्फोरस हमारी हड्डियों में था जिसने ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण किया था, तो वे हड्डियां क्या करेंगी? वे हड्डियां उस ऊष्मा को, उस ऊर्जा को उत्सर्जित करना शुरू कर देंगी। जब क्या होगा, आग बुझ जाएगी और वहां सब कुछ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा, तो उस समय वे हड्डियां क्या करेंगी? उस ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देंगी। और यदि वहां से गुजर रहा है कोई अनजान आदमी जिसे विज्ञान का कुछ भी नहीं पता है, जिसे विज्ञान के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, और वो अनजान आदमी वहां से गुजर रहा है, तो यदि उस अनजान आदमी का जो निगाह है, जो दृष्टि है, वो उस जगह चली गई ना, तो वो वहां उस घटना को देख के बहुत ज्यादा डर जाएगा, क्योंकि उसकी हड्डियां वहां से प्रकाश का उत्सर्जन कर रही होंगी। और वो डरेगा, वो कहेगा भूत है भागो यहाँ से, भूत है या आत्मा है, कुछ इस तरह की बात कहेगा, और वो वहां से डर के भाग जाएगा और उसके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। पर उसने बेटे पढ़ाई तो ढंग से कर ही नहीं रखी थी, इसलिए तो उसके साथ ये समस्या हुई है। और यदि वो पढ़ रहा होता ढंग से, यदि उसने पढ़ाई अपने अच्छे ढंग से कर रखी होती, तो उसे पता होता कि हड्डियों के अंदर कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी होता है। और फास्फोरस की खासियत यह है कि फास्फोरस क्या, अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में फास्फोरस केवल तब चमकता है जब उसे पहले प्रकाश में रखा जाए या पहले ऊष्मा में उसे रखा जाए, जिससे वो ऊष्मा को अवशोषित कर सके और उसके इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा सके। तो हमें ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि फास्फोरस अंधेरे में चमकता है। बताओ ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? तो इसीलिए कहा जाता है बेटे पढ़ाई जो है वो ईमानदारी से करनी चाहिए और समझ के करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विज्ञान है, विज्ञान हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़ा हुआ है और ये हमारी बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करता है विज्ञान, ये हमारे समझ पैदा करता है। ठीक है बेटे, तो हमें पता चल गया कि अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में चमकता है। अच्छा एक बात और बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी ध्यान से समझियो। मान लो आपके पास CO2 गैस का अक्रिय वातावरण है, ध्यान से समझियो, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, मान लो CO2 का अक्रिय वायुमंडल है या वातावरण है, एक ही बात है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अक्रिय वायुमंडल हमने लिया और उसमें उबलता उबलते हुए NaOH को लिया। मतलब आपने एक बर्तन में NaOH ले रखा है और उसे उबाल रहे हो आप CO2 के अक्रिय वातावरण में, ठीक है। तो हमने लिखा CO2 का अक्रिय वायुमंडल में, K लिख दूं मैं, K। CO2 के अक्रिय वायुमंडल में उबलते हुए NaOH में सफेद फास्फोरस को घोलने पर, सफेद फास्फोरस को घोलने पर, यदि आप ऐसा करोगे ना कि आपके पास CO2 का अक्रिय वायुमंडल है और उस वायुमंडल में आपने एक बर्तन में NaOH को रख के आप उबाल रहे और उसमें आपने मिला दिया क्या, सफेद फास्फोरस, तो क्या होता है बेटे, ऐसा करने से फास्फीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है, फास्फीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि CO2 के अक्रिय वायुमंडल में उबलते हुए NaOH में सफेद फास्फोरस को यदि आप घोल दोगे तो कौन सी गैस बनेगी बेटे, CH3 गैस बनती है, फास्फीन। इस रिएक्शन को देख लो, ये तो फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस, और ये ले रखा हमने उबलता हुआ NaOH, ठीक है। और NaOH का जलीय विलयन ही तो होगा, क्या होगा बेटे, जलीय विलयन। तो हम लिख सकते हैं 3H2O, और आप इसे गर्म कर रहे, यानी उबलता हुआ NaOH का विलयन है, उसमें आपने सफेद फास्फोरस मिलाया है। तो बेटे यहाँ फास्फीन गैस आपको प्राप्त होती है। कौन सी गैस, फास्फीन गैस प्राप्त होती है। और साथ में आपको मिलता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट भी मिलता है, इसका नाम लिख दूं मैं यहाँ, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब देखो एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको, यदि आप इस संरचना को देखो ना, इस संरचना को देखो, ये सफेद फास्फोरस की संरचना है, नीचे लिख रखा है बेटे सफेद फास्फोरस। इसमें ये त्रिभुज जो बना रखा है ये इसका बॉटम है, तली है इसकी। एक फास्फोरस का परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और इस त्रिभुज के ऊपर बिल्कुल सेंटर में एक फास्फोरस का परमाणु है। वो फास्फोरस का परमाणु तीनों फास्फोरस के परमाणुओं के साथ बंध बना रहा है। प्रत्येक फास्फोरस परमाणु सामान्य रूप से 3 बंध बनाता है, क्योंकि फास्फोरस है 15वें वर्ग का सदस्य, और जब ये 15वें वर्ग का सदस्य है तो इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और जब इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की तो आवश्यकता है बेटे इसे, इसलिए फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है। इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 और एक ये वाला बॉन्ड 3, और इसने भी 3 बना रखे हैं, इसने भी 3 और इसने भी 3। तो आपको ध्यान रखना है कि फास्फोरस जो है वो बेटे नीचे त्रिभुज है और त्रिभुज के ऊपर बिल्कुल बीच में, ये जो है मुझे बनाना तो चाहिए था यहाँ हवा में इस जगह, पर हवा में तो बेटे हम बना ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसे हमने ऊपर ही बनाया है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का है। कितना है बेटे, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल से एक समस्या है बेटे, बहुत बड़ी, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है इस 60 डिग्री के बॉन्ड एंगल से। और वो समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल यदि बनेगा, इस तरीके से बनेगा। देखो मैं आपको थोड़ा सा करके बता दूं कि 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल किस तरीके से बनेगा। ये देखो, ये बनाया मैंने, इसे देखो ध्यान से। यदि आप इस बॉन्ड एंगल की बात करो, यदि ये कोण, बंद कोण यदि ये 60 डिग्री का है तो क्या समस्या होगी खड़ी। समस्या ये खड़ी होगी, आपको पता कि इस बॉन्ड में भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, और कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन इन वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और जब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये बॉन्ड खुलने की कोशिश करेगा, करेगा कोशिश, और जब ये बॉन्ड खुलने की कोशिश करेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, यदि ये वाला बॉन्ड खुलने की कोशिश करेगा, ये वाला बॉन्ड भी बड़ा होने की कोशिश करेगा,
और ये वाला बॉन्ड भी, बॉन्ड एंगल यदि इस तरीके से खुलने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड खुलने की कोशिश करेगा बॉन्ड एंगल, तो क्या प्रॉब्लम होगी कि बताओ ये वाला बॉन्ड टूट नहीं जाएगा क्या? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, जो इसकी तली में 3 बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, इन 3 बॉन्ड पे खिंचाव पैदा होगा। ये बॉन्ड इस तरीके से खींचेंगे और टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे बेटे। और जब टूट जाएंगे तो हमें एक बात पता चलती है यहाँ। क्या बात पता चलती है? चलो बताता हूं क्या बात पता चलती है। हमें पता चलता है बेटे कि बंध कोण जो यहाँ है, बॉन्ड एंगल जो यहाँ है, बंध कोण केवल 60 डिग्री होने के कारण, ये जो बंध कोण केवल 60 डिग्री है, इसके कारण बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास पास आ जाते हैं। जो बॉन्ड पेयर हैं, बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो पास पास आने से प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा, ठीक है। और प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो इस ज्यादा प्रतिकर्षण को मैं कह सकता हूं कोणीय तनाव। तो हमने लिखा है कि बंध कोण केवल 60 डिग्री होने के कारण कोणीय तनाव, कोणीय तनाव तो समझ रहे आप, अभी समझाया मैंने। कोणीय तनाव में क्या होगा? कोणीय तनाव बहुत अधिक होता है, ठीक है, ऐसे ही लिख दूं, कोणीय तनाव अधिक होता है। तो बेटे कोणीय तनाव बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या लगेगा बेटे? रिपल्सन। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, इसलिए यह बहुत कम, इसलिए यह बहुत कम स्थायी, तो स्थायी तो होने का ही नहीं जब बॉन्ड टूटने को तैयार है, या बहुत कम स्थायी को आप कह सकते हो अधिक क्रियाशील। कम स्थायी जो होता है वो अधिक क्रियाशील होता है ना, या अधिक क्रियाशील होता है। सफेद फास्फोरस अधिक क्रियाशील इसलिए होता है बेटे क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 60 डिग्री है, और 60 डिग्री बॉन्ड एंगल कम है, और कम है तो ये जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं जिन्हें आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच रिपल्सन लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। और जब प्रतिकर्षण लगेगा तो बॉन्ड नीचे वाला जो है आपका, ये वाला बॉन्ड, यदि इसके और इसके बीच ज्यादा प्रतिकर्षण लगा तो ये बॉन्ड टूटने को तैयार है, ये भी और ये भी। तो जब बॉन्ड टूट जाएगा तो फिर तो कम क्रियाशील ना कह के आप कहोगे कि बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है बेटे। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, बहुत बढ़िया, आपको उसे भी समझ लो। ये जो सफेद फास्फोरस है ना बेटे, ये सफेद फास्फोरस वायु में तेजी से जलता है, वायु में तेजी से जलकर, ध्यान से समझेंगे भाई, जब कम क्रियाशील ना होके अधिक क्रियाशील है तो वायु में तो बेटे तेजी से जलेगा ही, और तेजी से जल के बेटे P4O10 का सफेद धुआं देता है, P4O10 का सफेद धुआं देता है। तो P4O10 का सफेद धुआं देता है वायु में तेजी से जलकर। रिएक्शन आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो है सफेद फास्फोरस, और ये है जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आपको पता है, गर्म करने पे जलेगा, और ये बनेगा P4O10। ये P2O5 ही है बेटे, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं जो बहुत पूछी जाती है पेपर में, कि इसकी जो संरचना होती है ना, सफेद फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है बेटे? चतुष्फलकीय होती है। सफेद फास्फोरस की संरचना बेटे चतुष्फलकीय होती है, ये बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए। चतुष्फलकीय का मतलब कितने फलक हैं इसमें? इसमें है बेटे 4 फलक, 4 फेस। देखो मैं समझा रहा, एक फेस तो ये है, देखो इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, यदि आप इस त्रिभुज को देखोगे तो एक तो फेस ये हो गया फलक, और ऐसा ही एक फेस ये हो गया, 2 फेस, और एक फेस पीछे वाला भी तो है, बैक साइड वाला। कितने फेस हुए? 3। और बेटे एक फेस इसकी तली भी तो है, बॉटम। तो कितने फेस हुए? 4 फेस हुए। इसलिए हम कहते हैं कि सफेद फास्फोरस कैसा होता है बेटे?
चतुष्फलकीय होता है। अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम पढ़ेंगे लाल फास्फोरस के बारे में। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है लाल फास्फोरस के बारे में। और लाल फास्फोरस को एक बात समझ लो कि ये मैंने जो बोर्ड पे बेटे चित्र बना रखा है, इसमें यहाँ हर जगह फास्फोरस का परमाणु है। लाल फास्फोरस की संरचना ऐसी होती है कि इसमें 4 पी हैं, देखो P4, और फिर अगली जुड़ी कड़ी P4, और फिर कड़ी जुड़ी P4। तो इस तरह P4 आपस में जुड़ते रहेंगे, एक एक कड़ी जुड़ती रहेगी और बन जाएगी पूरी श्रृंखला। तो ये एक प्रकार का बहुलक होता है। और इसमें भी एक बात ध्यान रखनी है कि प्रत्येक फास्फोरस परमाणु केवल 3 ही बंध बना रहा है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। और बेटे सबसे पहली बात लाल फास्फोरस में ये सीखनी है कि आप श्वेत फास्फोरस ले लो, यानी सफेद फास्फोरस को लो, और बेटे सफेद फास्फोरस को गर्म कर दो आप 573 केल्विन पर। यदि आप 573 केल्विन पर सफेद फास्फोरस को गर्म करोगे, और शर्त यह है कि अक्रिय वातावरण होना चाहिए। कैसा वातावरण होना चाहिए? अक्रिय वातावरण होना चाहिए। तो आप अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक आपको 573 केल्विन पर श्वेत या सफेद फास्फोरस को गर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको मिलेगा बेटे लाल फास्फोरस। तो श्वेत फास्फोरस से लाल फास्फोरस बनाने का ये तरीका आपको पता होना चाहिए। और लाल फास्फोरस की एक खासियत होती है बेटे कि इसमें बेटे लोहे जैसी धूसर, धूसर माने डार्क, लोहे जैसी धूसर चमक होती है। जो आपका लाल फास्फोरस है उसके अंदर लोहे जैसी डार्क चमक होती है। ठीक है, धूसर का मतलब होता है डार्क। और बेटे एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो लाल फास्फोरस होता है ना बेटे, ये होता है गंधहीन। कैसा होता है बेटे? गंधहीन होता है। और बेटे अविषैला होता है। कैसा होता है? अविषैला। सफेद फास्फोरस तो विषैला था ना, लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। अगली बात, ये बेटे H2O व CS2 दोनों में बेटे अघुलनशील होता है। दोनों में क्या होता है? अघुलनशील होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है ना कि सफेद फास्फोरस पानी में तो घुलता नहीं है, पर कार्बन डाइसल्फाइड में तो घुल जाता है ना। पर ये जो लाल फास्फोरस है ये दोनों में ही अघुलनशील होता है। और बेटे एक चीज और ध्यान रखनी है कि श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। ये जो लाल फास्फोरस है बेटे, ये सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होगा। जिसे आप कह सकते हो कि कम क्रियाशील है तो अधिक स्थायी होगा। स्थायी तो फिर ज्यादा होगा ना बेटे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना इसके बारे में कि ये बहुलकी होता है। कैसा होता है बेटे? बहुलकी होता है। भाई बहुलकी का मतलब यही तो है कि बहुत सारी कड़ियां आपस में जुड़ के एक श्रृंखला बना रही, तो बहुलकी होता है। मैं लिख दूं यहां, अर्थात P4 देखो 4 फास्फोरस है, 1 2 3 4। P4 की कड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं, और जब कड़ियां आपस में जुड़ी होती हैं तो क्या बनता है बेटे? तो बनता है श्रृंखला, जिसे आप कहते हो चेन। तो इतनी बात हमें सीखनी है बेटे लाल फास्फोरस के बारे में। ये फास्फोरस का दूसरा अपर रूप है। अब तीसरा जो अपर रूप है उसे कहते हैं बेटे काला फास्फोरस। मैं लिख रहा हूं काला फास्फोरस। अब बेटे हमें काला फास्फोरस यानी ब्लैक फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। काले फास्फोरस में क्या क्या बातें हमें सीखनी है? सबसे पहले तो आपको एक बात सीखनी है
कि दो प्रकार का होता है बेटे, दो प्रकार का होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि काला फास्फोरस कितने प्रकार का होता है, तो आप बताओगे दो प्रकार का, अल्फा काला फास्फोरस और बीटा काला फास्फोरस। ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो एक चीज और बताऊंगा बहुत अच्छी। मान लो आपके पास लाल फास्फोरस है, क्या है, लाल फास्फोरस, और आपने क्या किया बेटे कि वो जो लाल फास्फोरस आपके पास था उसे 803 केल्विन पर गर्म कर दिया, और बेटे बंद नली में गर्म किया उसे, नली, एक बंद नली ली जिससे थोड़ा दाब अधिक हो। तो लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नली में यदि आप गर्म करोगे, डेल्टा लिख दूं यहां, तो आपको अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटे, अल्फा काला फास्फोरस। दो तरह का होता है ना, अल्फा और बीटा काला फास्फोरस, दो प्रकार का होता है। अच्छा एक चीज है इसकी, अल्फा काले फास्फोरस के अंदर एक खासियत है कि अल्फा काले फास्फोरस को ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। ठीक है बेटे, जो अल्फा काला फास्फोरस होता है उसका आप ऊर्ध्वपातन कर सकते हो। ऊर्ध्वपातन तो समझते हो, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में नहीं बदलता है अपितु सीधा ही गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बेटे इसके अंदर ये जो अल्फा काला फास्फोरस है ना, इसके जो क्रिस्टल होते हैं, इसके क्रिस्टल बनते हैं बेटे। तो अल्फा काले फास्फोरस के क्रिस्टल में एक खासियत होती है कि ये अपारदर्शी होते हैं बेटे। कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, और एक खासियत और है इनमें कि ये क्रिस्टल, इनकी यदि संरचना की बात करें तो इनकी संरचना होती है एक नताक्ष, जिसे आप कहते हो मोनोक्लिनिक। मैंने पहला यूनिट जब पढ़ाया था तो समझाया था, एक नताक्ष किसे कहते हैं, जिसमें एक अक्ष झुका हुआ हो। एक माने एक, नत माने झुका हुआ, अक्ष माने अक्ष, इसे मोनोक्लिनिक भी कहते हैं। यानी कि जो अल्फा बीटा और गामा है, यहां मैं इन अल्फा बीटा गामा की बात नहीं कर रहा बेटे, ये तो फास्फोरस के प्रकार हैं। अल्फा बीटा गामा हम बात कर रहे हैं कि मान लो कोई यूनिट सेल है, एकक कोष्ठिका है, तो उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है या ऊंचाई होती है, उनके बीच का जो कोण होता है, उन कोणों को भी अल्फा बीटा गामा कहते हैं। यदि उसमें से दो कोण तो 90 डिग्री के हैं, अल्फा और बीटा, कोई से भी दो कोण, और एक कोण है 90 डिग्री से कम का, तो ऐसी संरचना को कहते हैं एक नताक्ष, यानी एक नत है अक्ष। ठीक है, और कभी कभी जो है एक नताक्ष के अलावा इसकी संरचना त्रिसम नताक्ष भी होती है, त्रिसम नताक्ष भी हो सकती है काले फास्फोरस की संरचना। तो यहाँ हमने लिखा है कि अल्फा काले फास्फोरस के क्रिस्टल अपारदर्शी होते हैं, एक नताक्ष या त्रिसम नताक्ष होते हैं। पूरा कर दूं इसे वाक्य को। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटे, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। और एक चीज और बता दूं बहुत अच्छी, कि ये जो अल्फा काला फास्फोरस होता है ना, ऑक्सीकृत नहीं होता है, इसका आप ऑक्सीकरण नहीं कर सकते हो। बताऊं क्यों नहीं कर सकते हो बेटे? इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि ये कम क्रियाशील है। क्या है बेटे? कम क्रियाशील है, तो इसलिए आप ध्यान रखोगे कि इसे आप ऑक्सीकृत भी नहीं कर सकते हो। बस एक चीज और ध्यान रखो तुम, ये भी बहुत काम की है। मान लो आपके पास श्वेत फास्फोरस है, सफेद फास्फोरस, ठीक है बेटे, और श्वेत फास्फोरस को हमें गर्म करना है। एक शर्त है इसके गर्म करने की, शर्त यह है कि 473 केल्विन पर आपको इसे गर्म करना है, और बेटे उच्च दाब पर गर्म करना है, यानी हाई प्रेशर पर। दाब होना चाहिए ज्यादा, डेल्टा का मतलब है गर्म करना है।
तो इस स्थिति में आपको मिलता है बीटा काला फास्फोरस। अब आपको बीटा काला फास्फोरस मिल जाता है। तो ये है बेटे फास्फोरस के तीनों अपर रूप। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली पढ़ाई कर रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे फास्फीन गैस के बारे में, जिसका अणु सूत्र होता है PH3। ठीक है, इंपॉर्टेंट गैस है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से फास्फीन को। देखो सामान्य रूप से तो यदि मैं बात करूं, मान लो आपके पास कैल्शियम फास्फाइड है। क्या है बेटे? कैल्शियम फास्फाइड। और कैल्शियम फास्फाइड का आप जल अपघटन कर दो, मैंने लिखा 6H2O। यदि आप कैल्शियम फास्फाइड का जल अपघटन करते हो तो आपको फास्फीन गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटे? फास्फीन गैस। और साथ में बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप कहते हो चूने का पानी या बुझा हुआ चूना। तो ये कैल्शियम फास्फाइड है बेटे, ध्यान रखना है क्या है? कैल्शियम फास्फाइड। पी यदि अकेला है तो उसे फास्फाइड कहते हैं। अच्छा एक बात और है, एक तरीका और आप सीख सकते हो कि मान लो आपके पास कैल्शियम फास्फाइड है और इस कैल्शियम फास्फाइड को आपने HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, और ये HCl डाइल्यूट होना चाहिए, तनु होना चाहिए, तनु HCl। या तो आप कैल्शियम फास्फाइड को जल के साथ क्रिया करा दो, या फिर आप कैल्शियम फास्फाइड की तनु HCl से क्रिया करा दो, तो भी बेटे आपको क्या मिलती है? फास्फीन गैस मिल जाती है। और बेटे फास्फीन के साथ साथ यहां बनता है कैल्शियम क्लोराइड, ये लिख दिया 3CaCl2। एक तो ये दो इक्वेशंस, दो समीकरणें आपको याद रखनी है, पर बेटे पेपर में पूछी जाती है प्रयोगशाला विधि। पेपर में क्या पूछी जाती है? फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि एग्जाम में पूछी जाती है हमारे से कि प्रयोगशाला में आप फास्फीन को कैसे बनाते हो। ध्यान से समझेंगे कैसे बनाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया है। मैंने समझाया है कि आप CO2 के अक्रिय वातावरण को लोगे, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। CO2 के अक्रिय वातावरण को लोगे, बताओ समझाया था या नहीं? तो सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए CO2 का अक्रिय वातावरण, और उस अक्रिय वातावरण में आप बेटे श्वेत फास्फोरस को लोगे, सफेद फास्फोरस को, और सफेद फास्फोरस के साथ आप लोगे कंसंट्रेट NaOH का विलयन। ठीक है, सांद्र NaOH का आपको विलयन लेना है, यहां लिख दूं मैं विलयन। समझ लो ध्यान से कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण में सफेद फास्फोरस लोगे और सांद्र NaOH का विलयन लोगे, और इन्हें लेने के बाद आप कर दोगे इन्हें गर्म। क्या करोगे? गर्म करोगे। तो गर्म करने से आपको मिल जाएगी PH3 गैस, फास्फीन गैस आपको मिल जाएगी। ये समीकरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाई थी आपको। ठीक है बेटे, तो रिएक्शन में मैंने आपको समझाया था कि ये तो आपके पास सफेद फास्फोरस है, और बेटे ये है NaOH, और NaOH का जलीय विलयन हमने ले रखा है, तो हम लिख सकते हैं 3H2O। और आप क्या करते हो? इसे गर्म करते हो। NaOH का जलीय विलयन उबलना चाहिए, तो एक तो बनता है PH3 फास्फीन, और फास्फीन बनने के साथ साथ बनता है सोडियम हाइपोफास्फाइड। सोडियम हाइपोफास्फाइड 2NaH2PO2, इसका नाम सबको पता होना चाहिए, सोडियम हाइपोफास्फाइड। सोडियम हाइपोफास्फाइट, ये नाम सबको पता होना चाहिए बेटे, सोडियम हाइपोफास्फाइट कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्रयोगशाला विधि पेपर में पूछी जाती है, आपको बिल्कुल पक्की करके ले जानी है। तो इस विधि से जो आपको फास्फीन गैस मिलती है ना, उस फास्फीन गैस में बेटे एक तो P2H4 की अशुद्धि होती है, और या फिर अशुद्धि होती है उसमें P4। ठीक है, तो इनकी अशुद्धि के कारण पता क्या होता है? जो आपको फास्फीन गैस प्राप्त होती है, उस फास्फीन गैस में या तो P2H4 की वाष्प होगी, या फिर होगी
P4 की वाष्प। ठीक है, अशुद्धियों के कारण क्या होगा, इन वाष्पों की अशुद्धियों के कारण यह यानी PH3 गैस ज्वलनशील होती है। कैसी होती है बेटे, ज्वलनशील होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो फास्फीन गैस आपको मिलती है वो P2H4 या P4 की अशुद्धियों के कारण क्या होती है, ज्वलनशील होती है। अब यदि आपको ये अशुद्धियां दूर करनी है, मान लो ये जो अशुद्धियां हैं उन्हें दूर करना है, अलग करना है, तो आप क्या करोगे, आप बेटे अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करोगे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल। अशुद्धियों को आप दूर करने के लिए PH3 को पहले HI में घोलते हैं। सबसे पहले आप फास्फीन गैस जो आपको मिली है उसे किस में घोल दोगे, HI में घोल दोगे या अवशोषित कर दोगे, कुछ भी कह दो आप। ऐसा करने से पता क्या होता है, ऐसा करने से बेटे मैं लिख दूं, जिससे क्या बनता है, PH4I बनता है, या लिख दूं बन जाता है। फास्फोनियम आयोडाइड बनता है बेटे। क्या बनता है, फास्फोनियम आयोडाइड। और ये फास्फोनियम आयोडाइड पता करेगा, क्या करेगा, ये जो फास्फोनियम आयोडाइड है इसकी क्रिया आप KOH से करा दो। ठीक है, किससे, KOH से। जो KOH से क्रिया करके PH3 को अलग कर देता है, यानी कि हमें PH3 अलग मिल जाएगी। अब देखो कैसे मैं समझा रहा आपको। हमने यहां लिखा है कि अशुद्धियों को दूर करने के लिए आप PH3 को पहले HI में घोल दोगे। जब PH3 को आप HI में घोल दोगे ना, ये लिख दिया मैंने PH3, और आप इसे घोल रहे हो HI में। जब PH3 को HI में घोल दोगे तो PH कितने हैं, 3 और 1 ये 4, क्या बन जाएगा, PH4I, फास्फोनियम आयोडाइड बन गया। हमने लिखा PH3 को HI में घोलते हैं जिससे PH4I बन जाता है, तो PH3 को HI में घोलने से इस तरह बना PH4I। और फिर कहा कि ये जो PH4I बना इसका KOH से रिएक्शन कराने पे PH3 क्या हो जाती है, अलग। कैसे हो जाती है, देखो ये है हमारे पास PH4I फास्फोनियम आयोडाइड, आपने इसका क्रिया करा दिया KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब आप क्रिया कराओगे ना, ध्यान से समझिए जरा, जब इससे क्रिया कराओगे तो PH4 है, PH4 में से तो निकल गया बेटे PH3 प्लस, यहाँ क्या बचा H, और ये क्या है OH। H और OH आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे बेटे, H2O बनाएंगे, प्लस बॉक्स के अंदर क्या है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड। क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। ये इस तरीके से PH3 अलग हो जाता है। तो ये बेटे प्रयोगशाला विधि में ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। अब चलो अगली बात कर रहे हैं, थोड़े से इसके भौतिक गुण देख लो फास्फीन गैस के। मैं लिख रहा बेटे भौतिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण भी पूछे जाते हैं पेपर में। भौतिक गुण में सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि ये जो फास्फीन गैस है ना बेटे, कि यह रंगहीन होती है। कैसी होती है बेटे, रंगहीन। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो है बेटे सड़ी मछली के समान गंध वाली गैस है। सड़ी मछली के समान गंध वाली और विषैली भी है, विषैली गैस है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि यह रंगहीन है और सड़ी मछली के समान गंध वाली है और विषैली गैस है। एक तो भौतिक गुण ये आपको पता होना चाहिए। और बेटे यदि मान लो हमारे पास कोई आक्सीकारक है, जैसे HNO3, जैसे Cl2 है, जैसे Br2 है,
ये है बेटे ऑक्सीकारक। जैसे ऑक्सीकारकों के संपर्क में आकर विस्फोटित हो जाती है, यानी इसमें विस्फोट हो जाता है, ध्यान रखेंगे आप। एक इसका भौतिक गुण ये भी सबको पता होना चाहिए कि यदि HNO3 के संपर्क में आ जाएगी ना गैस, तो उसका ऑक्सीकरण इतना तेजी से होगा कि उसमें हो जाएगा क्या, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है बेटे। और एक और भौतिक गुण हम याद रखेंगे कि जल में ये जो फास्फीन गैस है, जल में आंशिक रूप से घुलनशील होती है, यानी बहुत कम घुलनशील, आंशिक रूप से घुलनशील होती है। एक ये बात बेटे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें देखने हैं रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में सबसे पहले देखना है विघटन। विघटन का मतलब होता है टूटना। तो आप क्या करोगे कि मान लो आपके पास PS3 गैस है, फास्फीन गैस है, और फास्फीन गैस का आपने जलीय विलयन तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? जलीय विलयन। मैं लिख लूं यहां नीचे, जलीय विलयन। तो यदि आपके पास फास्फीन का जलीय विलयन है, और यहां लिख दूं ऊपर ये H2O लिखा, इसका मतलब जलीय विलयन है, और उस पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, ये क्या है? HNu, सनलाइट। तो ऐसा करने से क्या होता है कि फास्फोरस तो अलग हो जाता है, ये फास्फोरस तो अलग हो गया। ठीक है, अब बचे कितने H? 3 दूनी 6 H बचे, तो 6 H को आप लिख सकते हो 3H2। तो इस तरह विघटन होता है बेटे फास्फीन गैस का। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फास्फोरस बनता है ना, ये बेटे लाल फास्फोरस बनता है। कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। पहला रासायनिक गुण तो ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। दूसरा हमें याद रखना है कि कॉपर सल्फेट से किस तरह क्रिया करेगी फास्फीन गैस, और बेटे HgCl2 से कैसे क्रिया करेगी। इन दो से क्रिया भी आपको याद रखनी है, कॉपर सल्फेट से क्रिया और HgCl2 से क्रिया। ठीक है, कॉपर सल्फेट से ऐसे क्रिया करती है, जैसे कॉपर सल्फेट है हमारे पास, और इससे क्रिया कर रही है फास्फीन गैस। तो जब फास्फीन गैस कॉपर सल्फेट से क्रिया करती है, तो एक तो बनता है कॉपर फास्फाइड, और साथ में बनते हैं 3 अणु H2SO4 के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे। इस समीकरण को आप लिख लिख कर याद करोगे, और यदि आपको करानी है HgCl2 से क्रिया, तो यहां भी लगभग ऐसी क्रिया ही होती है। 2 अणु आप PS3 के लेते हो, और एक तो बनता है Hg3P2, जैसे यहाँ Cu3P2 बना था, ऐसे ही यहाँ बनता है Hg3P2, और यहाँ H2SO4 ना बनके बनता है HCl। क्या बनता है? HCl। अब HCl के कितने अणु बनेंगे? देखो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 या 6, तो 6 हाइड्रोजन चाहिए, तो 6 HCl बनेंगे। क्लोरीन भी देखो कितनी है? 3 दूनी 6, और यहाँ भी 6 क्लोरीन। तो ये 2 रिएक्शन आपको याद रखनी है। और तीसरा और लास्ट रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया कि फास्फीन गैस अम्लों से किस प्रकार क्रिया करती है। इस अम्लों से क्रिया को आप क्षारीय गुण भी कह सकते हो, या क्षारीय प्रकृति भी कह सकते हो। आप इसे क्षारीय गुण कहो या क्षारीय प्रकृति कहो, एक ही बात है। कैसे क्रिया करती है अभी मैंने वैसे सिखाया था आपको, पर फिर भी सीख लो। ये तो PS3 है, और ये रिएक्शन कर रहा है HBr के साथ।
किसके साथ? HBr। HBr अम्ल है ना, HCl, HBr, HI ये सारे अम्ल हैं। तो क्या बनता है? 3H और 1H 4H, ये बनता है PH4Br, फास्फोनियम ब्रोमाइड। क्या बनता है बेटे? फास्फोनियम ब्रोमाइड। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताऊं, ये फास्फोनियम ब्रोमाइड एक लवण है, एक साल्ट है। और आपको पता है कि HBr क्या है? अम्ल है। HBr HCl HI का भाई तो है, अम्ल। तो ऐसा कौन सा पदार्थ होता है जो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बना देता है? तो आप कहोगे कि सर ऐसा तो क्षार होता है। कौन होता है? क्षार। तो इससे पता चलता है कि PH3 एक क्षार है। क्या है बेटे? क्षार है PH3 एक। ये आपको रासायनिक गुण ध्यान रखने हैं फास्फीन के। और अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग, कि फास्फीन का उपयोग हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। उपयोग में नंबर एक तो आपको ध्यान रखना है कि फास्फीन का उपयोग किया जाता था होम्स सिग्नल में। होम्स सिग्नल पता क्या होता है? होम सिग्नल होता है कि मान लो पानी का जहाज है, पहले बहुत ज्यादा यूज करते थे और वो तट पर पहुंचने वाला है, ठीक है। तो पानी का जहाज जब तट पर पहुंचने वाला है और बहुत दूर से वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करते थे कि पानी के जहाज में जो लोग होते थे वे होम्स सिग्नल का प्रयोग करते थे। और कैसे प्रयोग करते थे बेटे? कि वे कैल्शियम कार्बाइड के बर्तन लेते थे। जो बर्तन किसके बने हुए? कैल्शियम कार्बाइड के। और कैल्शियम कार्बाइड के साथ साथ कैल्शियम फास्फाइड के भी बर्तन लेते थे। ये दो तरह के उनके पास बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे। और इन बर्तनों में करते थे छेद। इन बर्तनों में क्या कर देते थे? छेद कर देते थे। तो मैं लिख दूं छेद करके, और फिर क्या करते थे? समुद्र में फेंक देते थे। समुद्र में फेंक देना। तो यदि आप कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम फास्फाइड में बर्तनों में छेद करके, इसके क्या हैं? इसके बर्तन हैं, ठीक है। मैं यहां लिख दूं कैल्शियम फास्फाइड के पात्रों। देखो क्या लिखा? कैल्शियम कार्बाइड व कैल्शियम फास्फाइड के पात्रों में छेद करके समुद्र में फेंक देते थे। ऐसा करने से क्या होता था कि पानी के साथ जब इसकी क्रिया होती थी, कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम फास्फाइड दोनों के मिक्सचर जो हैं आपस में ये पानी से क्रिया करते थे, तो वहां आग लगती थी एकदम, और धुआं निकलता था बहुत ज्यादा। उस धुएं को समुद्र के तट पे उपस्थित लोग देख लेते थे और पहचान लेते थे कि जहाज आने वाला है, जहाज कुछ दूरी पर ही है। क्योंकि हमारी नजर बहुत ज्यादा दूरी पर काम नहीं करती ना बेटे, तो इसलिए बहुत दूरी पे यदि कई किलोमीटर दूर है जहाज, तो वो बताता था कि मैं इस जगह हूं, ठीक है। इसे कहते हैं होम्स सिग्नल। क्या कहते हैं? होम्स सिग्नल। और इसका दूसरा उपयोग जो होता है फास्फीन का, इसका दूसरा उपयोग होता है बेटे धूम पट बनाने में। धूम पट का मतलब धूम माने धुआं और पट माने पर्दे। धुएं के पर्दे बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक इसका उपयोग किया जाता है धातु फास्फाइडों के निर्माण में। यदि किसी धातु का क्या बनाना हो? फास्फाइड बनाना हो। जैसे यहाँ देखो कैल्शियम का फास्फाइड जो है CH3P2। तो धातु फास्फाइडों के निर्माण में भी हम प्रयोग करते हैं किसका? फास्फीन का, ठीक है बेटे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं NCERT के कौन कौन से हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटे। NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये है उदाहरण नंबर 7.6। किस तरह से यह सिद्ध कर सकते हैं कि PH3 की प्रकृति क्षारकीय है? बेटे PH3 की प्रकृति क्षारकीय है, दो तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, चूंकि यह अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। फास्फीन अम्ल से क्रिया करके फास्फोनियम आयोडाइड इसने यहाँ बनाया है। तो जो अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है वो तो बेटे क्षार ही होगा, ठीक है। पहला तो सबूत यह है। दूसरा, PH3 के फास्फोरस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म माने लॉन पेयर होता है, जो किसी परमाणु या अणु को दिया जा सकता है। इसलिए फास्फीन एक लुईस क्षार है।
देखो फास्फीन का जो फास्फोरस परमाणु है उसके ऊपर क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। इस लोन पेयर को किसी को दिया जा सकता है, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसे कहते हैं लुईस अक्षार। क्या कहते हैं बेटे? लुईस अक्षार। उसके बाद आ जाओ पाठ्यनीति का 7वें का ए। इसमें है pH3 से फास्फोनियम का आबंध कोण अधिक है, क्यों? वे यूं कह रहे कि pH3 का तो कोण छोटा है। देखो ये pH3 की संरचना बनाई, ये कोण तो है 93.6 डिग्री का, और फास्फोनियम आयन pH4 पॉजिटिव की संरचना बनाई तो कोण है 109.5 डिग्री का। वे यूं कह रहे कि ये pH3 का कोण छोटा और फास्फोनियम का कोण बड़ा क्यों है? इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है, यदि आप pH3 की संरचना देखोगे तो pH3 में फास्फोरस परमाणु के ऊपर एक लोन पेयर रखा हुआ है, और वो लोन पेयर यहाँ बॉन्ड पेयर पे, यहाँ बॉन्ड पेयर पे और यहाँ बॉन्ड पेयर पे बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाता है। क्या लगाता है बेटे? ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है। इस लोन पेयर के कारण तीनों बॉन्ड्स पे ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगता है, क्योंकि लोन पेयर में भी क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बेटे बॉन्ड पेयर में भी क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल तो करेगा ही। ध्यान से देखो इस संरचना को, इन तीन बॉन्ड को देखो, ये तीन बॉन्ड हैं। इन तीन बॉन्ड में यहाँ भी बॉन्ड पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, और सिर पे भी यहाँ क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखा हुआ है। यदि मैं आपको यूं कहूं कि आप इन दो बॉन्ड को देखो, ये दोनों बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इसे प्रतिकर्षित करेगा तो ये फैलना चाह रहे, क्या करना चाह रहे, फैलना चाह रहे, माने बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहता है। पर जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ रखा है वो इसे भी प्रतिकर्षित करेगा, इसे भी प्रतिकर्षित करेगा और इसे भी। जब वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इन्हें प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा बेटे, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब इन्हें इस वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को और इस वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को प्रतिकर्षित करेगा तो ये बॉन्ड नीचे की तरफ को दबेंगे। मतलब वैसे तो ये थोड़े खुले हुए हैं इस तरह, पर जो ऊपर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी प्रतिकर्षण लगा रहा है, यहाँ भी प्रतिकर्षण लगा रहा है और पीछे वाले बॉन्ड पे भी। तो क्या होगा, उसके प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड नीचे को दब जाएंगे, और जब नीचे को दबेंगे तो ये बॉन्ड एंगल तो घटेगा ही इनका। इन्हें ऊपर उठाओगे तो बॉन्ड एंगल इनका बढ़ेगा, और यदि इन्हें नीचे को दबाओगे इस तरीके से तो इनके बीच का कोण भी तो घटेगा ही। तो इस लॉन पेयर के कारण ये सारा सिस्टम हो रहा है। जो लॉन पेयर ऊपर रखा है ना, वो लॉन पेयर जिसे कहते हो आप एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, वो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगा रहा है इस बॉन्ड पे। ये बॉन्ड नीचे को हो गया और इस वाले बॉन्ड पे भी ये भी नीचे को हो गया। तो बॉन्ड जितना ज्यादा नीचे की तरफ आएंगे उनके बीच का बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा क्या होगा, घटेगा बेटे। क्या होगा, घटेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि फास्फीन गैस जो है उसके फास्फोरस परमाणु पे लॉन पेयर है जो तीनों बॉन्ड पे बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगाता है। ये तीनों बॉन्ड एक ही बोर्ड के तल में नहीं है। ये यदि दो बॉन्ड बोर्ड के तल में तो ये बाहर को निकला हुआ है, या फिर ये अंदर की तरफ है और ये दोनों बाहर निकले हुए हैं। पर फास्फोनियम आयन की बात करें उसमें तो लॉन पेयर है ही नहीं, उसमें तो बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाता है। आपने पढ़ा है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्लास 11th में, ठीक है। तो जिसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी, उसमें आपको पढ़ाया गया था कि लॉन पेयर ज्यादा प्रतिकर्षण लगाता है। उत्तर में आप ये दोनों संरचनाएं बना जाओगे। pH3 की संरचना पिरामिड जैसी है और pH4 पॉजिटिव मीन्स फास्फोनियम आयन की संरचना चतुष्फलकीय है, और ये लिखोगे pH3 में फास्फोरस परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स लॉन पेयर होने के कारण बंध युग्म यानी बॉन्ड पेयर पर अधिक प्रतिकर्षण लगता है। इसके कारण इन पे बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए ये बॉन्ड एंगल कम है और ये ज्यादा है। जबकि फास्फोनियम में कम, फास्फोनियम में बहुत कम प्रतिकर्षण लगेगा क्योंकि लॉन पेयर यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो बॉन्ड पेयर है। अब आ जाओ आप पाठ्यनीति के 7वें के बी पे। जब फास्फीन अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, बताओ। फास्फीन अम्ल से क्रिया करेगा, ये करी क्रिया, फास्फीन अम्ल से क्रिया करता है तो फास्फोनियम लवण बनता है। ये आप रासायनिक गुणों में देख सकते हो, मैंने लिखवाया है, वहां से आपको समीकरण लिखनी है। चाहे तो यही समीकरण लिख देना, HCl ले लो इसकी जगह, HBr ले लो इसकी जगह, HI ले लो, एक ही रिएक्शन होगा, एक तरह का ही। पाठ्यनीति का 8वां देखो, क्या होता है जब श्वेत फास्फोरस को कार्बन डाइऑक्साइड के अक्रिय वातावरण में सांद्र कास्टिक सोडा विलयन अर्थात NaOH के साथ गर्म करते हैं। तो बेटे ये तो मैंने 2 बार रिएक्शन लिखवा दिया तुम्हें। फास्फीन की प्रयोगशाला विधि का समीकरण लिखना है।
प्रयोगशाला विधि का आपको बेटे क्या लिखना है, समीकरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं एनसीईआरटी के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब देखते हैं बेटे अभ्यास का 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में कहा है श्वेत फास्फोरस व लाल फास्फोरस के गुणों की मुख्य भिन्नताओं को लिखिए। तो हमने एक तरफ लिखा है श्वेत या पीला फास्फोरस, इसे आप सफेद फास्फोरस कह दो या पीला फास्फोरस भी इसे कहते हैं, और एक तरफ लिखा है लाल फास्फोरस। इनमें हमें अंतर करना है। तो सबसे पहले श्वेत फास्फोरस पारभासी होता है और सफेद मोम जैसा ठोस होता है, ये चीज मैंने पढ़ा रखी है आपको। और ये कठोर व क्रिस्टलीय ठोस होता है लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस में से बेटे इसकी गंध लहसुन जैसी होती है और ये होता है गंधहीन। ये विषैला होता है और ये होता है अविषैला। ये बहुत अधिक क्रियाशील है और ये बहुत कम क्रियाशील है। ये अधिक क्रियाशील क्यों है ये भी मैंने आपको बताया था कि इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री का है, और 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने के कारण जो कोणीय तनाव है वो बहुत ज्यादा होता है, और जिसके कारण बॉन्ड टूटने की संभावनाएं ज्यादा होती है, इसलिए अधिक क्रियाशील है। और ये कम क्रियाशील है। इसमें P4 अणु दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़े होते हैं और इसमें P4 अणु मजबूत सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। संरचना देख लियो, श्रृंखला जैसी संरचना बनवाई थी। P4 की एक कड़ी दूसरी कड़ी से सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ी हुई है बेटे उसमें। नंबर 6, अंधेरे में चमकता है सफेद फास्फोरस, ये बताया था, और अंधेरे में नहीं चमकता है। इसका ज्वलन ताप 303 केल्विन है, इसका 543 केल्विन है लाल फास्फोरस का। फिर बेटे 8वां अंतर है, क्लोरीन में जलकर PCl3 व PCl2 बनाता है। इसे हम क्लोरीन यानी हैलोजन में पढ़ाऊंगा इस रिएक्शन को, और केवल गर्म करने पर ही क्लोरीन से संयोग करता है लाल फास्फोरस। और बेटे सफेद फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है और ये क्या है, अघुलनशील। ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई थी। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? हमारे देश के बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि फास्फोरस के अपर रूप और फास्फीन गैस, ये चीजें आपके समझ में आई होंगी। और बेटे इनमें से एग्जाम में हर साल जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटे आपको प्लेलिस्ट में जाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए और अपने नोट्स बनाते रहना चाहिए। ठीक है बेटे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए। और बेटे पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आपको जीवन में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने वाली है। और अच्छी सफलता उस बच्चे को प्राप्त होगी जो निरंतर पढ़ाई में मेहनत करता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।